जो समय जिसका फास्ट चलता है वो काल के उतने ही समीप जल्दी आता है। अच्छा। और क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का डिसीजन है, टाइम डिफरेंट है, तो ये जो अगली फाइट जिसको आप वर्ल्ड वॉर भी बोलते हो, इट विल बी बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल बिलीफ सिस्टम्स। गुरुजी, आज के समय की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तो महाकाल की शक्तियाँ इस समय किस तरह से वर्क करती है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? काल का अर्थ समय भी है, काल का अर्थ मृत्यु भी है। जो समय से पार, जो मृत्यु से पार, वही है मेरा महाकाल। और वो जिस चेतना से काम करता है उस शक्ति का नाम है महाकाली। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है। महाकाल और महाकाली डिवाइन ऑर्डर है, और ये शक्तियां ही हैं, ये भारत की विजडम ही है। जो मां सरस्वती जागृत है, नृसिंह भी जागृत है इस समय भारत में। अच्छा। बिल्कुल। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। भगवान नृसिंह की शक्ति, जो आपका जीवन है, उसकी ऊर्जा, उसकी जो अग्नि है, वो नृसिंह की एनर्जी है। आज की तारीख में महाचंडी, पंचमुखी हनुमान, नृसिंह, ये बहुत उग्र तरीके से जागृत हैं भारत में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ, आपकी ये आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। हमारे सामने जो कुछ भी होता है, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि इन सब को कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो मैनेज कर रही है। क्या ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये सब पहले से ही डिसाइड हो चुका है? कौन सी ऐसी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमें एक बड़े शिफ्ट की तरफ लेकर के जा रही हैं? क्या एक डायमेंशन बदलने वाला है? किस तरह का एरा हमारे सामने अब प्रवेश करने वाला है? आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। और अगर ये पॉडकास्ट आपकी आंखों के सामने आया है, इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स से कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपकी चेतना का स्तर भी अब परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है। हम इस पॉडकास्ट में ये भी जानेंगे कि क्या जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है, इसमें दैवीय ऊर्जाओं के साथ साथ जो डार्क एनर्जीज है, ये भी एक कैटलिस्ट, एक सपोर्टर की तरह काम कर रही हैं। क्या जो हिमालय के कंदराओं में बैठे हुए योगी हैं, इनकी ऊर्जाएं भी हमें कहीं ना कहीं एक गाइडेंस दे रही हैं? और कैसे डिवाइन प्रोटेक्शन इस समय हमारे ऊपर वर्क कर रहा है, कैसे हमें दैवीय कृपा प्राप्त हो रही है? क्या महाकाल और महाकाली, इन दोनों की दिव्य ऊर्जाएं इस समय हमारे आसपास हैं और हमें एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ लेकर के जा रही हैं? इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल गुरु एकम एकोहम नाथ जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी स्पीकिंग ट्री पर, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद माधवी जी, दोबारा से बुलाने के लिए, अवसर देने के लिए। गुरु जी, आज का जो समय है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे, आज काफ़ी कुछ बदल गया है। ऐसे में मैं देख रही हूँ कि विश्व में जिस तरह की स्थितियाँ हैं, क्या ये एक ऐसा फेज़ है जब डार्क एनर्जीज और डिवाइन एनर्जीज दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल और एक इंटेंस रोल प्ले कर रही हैं और ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं? क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल हो गई हैं काफ़ी। आप बोलते हो डार्क एनर्जीज या डिवाइन एनर्जीज या आसुरिक शक्तियाँ या दैविक शक्तियाँ, ये हो रहा है। इसको आप जैसे जियो पॉलिटिक्स बदल रही है ना जी। तो अब बोलते हैं कि अगर धर्म को स्थापित करना है तो पहले तो एक महाभारत तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो कचड़ा भी जिंदा रह जाएगा। कचड़े को मारने के लिए ही, धर्म की स्थापना करने के लिए, उससे पहले वो डिस्टर्बेंस होती ही होती है। ये नियति है ना। लाइट तब जब तक
तब तक नहीं हम लाइट जलाते जब तक वो डार्क ना हो, जी। है ना। जब डार्कनेस आएगी तब हम लाइट स्विच करते हैं। आज की स्थिति में जो चल रहा है ये सब वही है। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब हो गई है काफ़ी। डिस्टर्ब का मतलब है इट इज़ नॉट स्टेबल। उसकी जिसको बोलते हैं इम्बैलेंस बहुत बढ़ गया है। इम्बैलेंस इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी तभी आएगी जब कोई इस पर ध्यान देगा कि ये अनस्टेबल है, और ध्यान हम तभी देते हैं जब वो बहुत सारी उथल पुथल करता है ना। ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है गुरुजी? इज इट समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक डेट क्लेंजिंग चल रहा है क्या? ये इम्बैलेंस नियति है। दिस इज हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स। अच्छा। पूरा ब्रह्मांड एक स्थिति में है, सम में, लेकिन उसके बीच जो छोटी छोटी कॉन्शियसनेस है वो तो डिस्टर्बेंस होगी ही होगी। आप साइंस का इसको लॉ ले लो, लॉ ऑफ एंट्रोपी। जी। वो एंट्रोपी डिस्टर्बेंस, द हीट इन द सिस्टम वो बढ़ती जाती है जी। ना। जब वो एक समय पर बढ़ जाती है तो विस्फोट हो जाता है। जैसे घर में छोटे बच्चे, जब तक माँ बाप का बस चलता है तो 3-4 बच्चे चुपचाप रहते हैं। अब बच्चे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए, पहले आपस में लड़ना शुरू करते हैं, जी। स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर माँ बाप को जवाब देना शुरू करते हैं, है ना, और एक दिन फूट के मैं घर छोड़ के निकल गए। ये वही चल रहा है। ये ज़रूरी है। वो इंग्लिश में बोलते हैं इफ इट इज़ नॉट ब्रोकन इट कांट बी फिक्स्ड। तो नेचर जो अभी प्रकृति है, जो अभी ऊर्जा चल रही है, द टाइम्स चल रहे हैं, वो पहले डिस्टर्बेंस होगी सो दैट कैन बी एड्रेस्ड। गुरुजी, अभी क्या हम एक महाशिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है आगे किस तरह का शेप लेने वाली है? ये डेफिनेटली हम अभी एक क्लेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी स्पेशली जब बृहस्पति जी अगले साल तक वो शिफ्ट होंगे, जी। है ना, तो ये ऊर्जा बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चलेगी। ये नियति है, ऐसा होना ही है। और जैसे ही वो शिफ्ट होगी, जितने भी प्राणी हैं, प्राणी का मतलब 2 लातों वाले ही, क्योंकि नेचर वाले दूसरे तो कुछ नहीं करते, ये तो इधर के ही हैं जो, अगर वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेंगे, उनके अंदर एक स्टीयर, एक डिस्टर्बेंस होनी लाजिम है, ज़रूरी है, निश्चित है। और वो डिस्टर्बेंस क्योंकि अंदर हो रही है, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों हो रही है। उनको लगता है कि उस पड़ोसी के करके हो रही है, या उसके पास ये है तो मुझे वो चाहिए। जेलसी बढ़ रही है, पावर हंगर बढ़ रही है ना। क्योंकि पावर हंग्री इसीलिए हो क्योंकि अंदर एक कमजोर वीक बैठा हुआ है। छोटे छोटे देश दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बड़ा देश और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इट्स ऑल पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, है ना। ये शिफ्ट हो रही है और होगी, सो अ वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी स्टेड। गुरुजी, ये जो डार्क एनर्जीज होती हैं, क्या ये भी कहीं ना कहीं डिवाइन पावर्स का ही कोई एक बड़ा मिशन में सपोर्ट कर रही हैं? या मैं समझना चाहूँगी इनका रोल किस तरह से इस समय है? देखो, मान लिया कोई, इसको अगर आप देखा जाए कि जब आप फ्राइडे को जाते हो, क्लब में जाते हो, है ना, जी। तो एंटर करते क्या होता है? लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक। आपको शुरू में अच्छा लगता है जी। क्योंकि अब रिदम भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, फिर सरदर्द बन जाती है, फिर बोलते चलो यार, और बाहर आते ही वाह कितनी शांति है ना। ये वही डिस्टर्बेंस है। अभी तो उनको एक दूसरे के ऊपर अटैक करके अच्छा लग रहा है कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, देखो तेरा तेल भी मेरा हो गया, मैंने तेरा तेल निकाल दिया, मेरे बगैर तू तेल बेच नहीं सकता, है ना। ऐसे ये डिस्टर्बेंस चल रही है ना अभी, क्योंकि उनके पास पीछे शक्ति जैसे एमुनेशन वगैरह या जो भी पावर है वो काफ़ी है, तो एरोगेंस आ जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जो डार्क एनर्जी, एरोगेंस डार्क एनर्जी ही है। दूसरों को कंट्रोल करना
वही है, ईगो की निशानी है जिसको महिषासुर बोलते हैं। तो ये सारी एनर्जीज राइज कर रही है क्योंकि अभी फ्राइडे नाइट में अभी अभी एंटर करे हो, पावर दिखाने के लिए डांस करना है, शाम का समय है, ये है वो है। थोड़ी देर बाद जब तुम थक जाओगे, जब एमुनेशन खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे चल यार थोड़ी शांति कर लेते हैं, है ना। ये वो फेस चल रहा है अभी, ये सारे थकने वाले हैं अभी। जी गुरुजी, इस समय के जो इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं और वॉर्स हम होते हुए देख रहे हैं, मनमुटाव भी देख रहे हैं, ये सब क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस किसी तरह की पावर से इन्फ्लुएंस होकर के कर रहा है या ये उसका खुद का डिसीजन है? ये सारा अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का अपना विचार होता है जी। अगर 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति एक ही कमरे में बैठ के सत्संग करेंगे तो उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी वैसी होगी। जी। ठीक है, उसी प्रकार एक देश है, जैसा राजा है ना, प्रजा भी वैसी होएगी। जी। अंधेर नगरी चौपट राजा। जी। अब वो जैसा वो ऊपर से सोच आएगी कॉन्शियस से, धीरे धीरे उस देश और जो प्रांत है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी वैसी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ये सारी की सारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो एक व्यक्ति का बदलना पूरी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर सकता है। और अगर 1 लाख लोग, 10 करोड़ लोग एक ही चीज को करी जाए तो उसकी डिस्टर्बेंस भी वैसी होगी, वो एनर्जी भी वैसी ही क्रिएट होगी। तो ये सारा का सारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चल रही है, एक कंफ्यूज्ड बॉल है। इसको नष्ट होना ही होना है। वो जैसे हम बोलते हैं ना कि शुरू में शादी में जाते हो तो कितने पकवान रखे होते हैं, जी। खा लो, हैवी होता है महसूस, घर आके तो दाल चावल ही खाओगे। एट द एंड ऑफ द डे वो सब यही बोलने वाले हैं कि आई एम डन, ओके, तू अपने पास, मैं अपने पास। लेकिन तब क्योंकि उनके हाथ में पावर थी तो उन्होंने पावर को करप्ट होने दिया। जी। तब भारत आएगा निकल के समभाव वाला, है ना। यही माधवी जी मैं बताता हूं कि द पर्पस ऑफ पावर इज नॉट टू कंट्रोल अदर्स, द पर्पस ऑफ पावर इज ह्यूमिलिटी। व्हेन यू आर पावरफुल, और जब आप हम्बल नहीं हो, वो जो पावर है, शक्ति है, इट इज गोइंग टू करप्ट योर माइंड। अच्छा। और जब पावर भी है और ह्यूमिलिटी भी है, ग्राउंडेड भी हो, तब वो पावर की रिस्पेक्ट हुई। तो भारत उसी मार्ग पे चला है। आज की जो सिचुएशन है काफ़ी इंटेंस देख रहे हैं, क्या ये जो सब कुछ घटित हो रहा है इसकी डिवाइन टाइमिंग पहले से फिक्स्ड होती है? ये डिवाइन टाइमिंग उस हिसाब से नहीं, यूनिवर्स का टाइम, हर व्यक्ति का टाइम की स्पीड अलग है। अच्छा। हर कंट्री के टाइम की स्पीड अलग है। आप देखो, एक कछुआ है ना, 150 वर्ष जीता है। जी। वो 1-2 मिनट में एक ही बार सांस लेता है ना। हम 15 सांस लेते हैं। छोटे जीव और फास्ट सांस लेते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का टाइम वही है, स्पेस वही है, लेकिन सबका पर्सनल टाइम की स्पीड अलग है। अंडरस्टैंड? अब ये जैसे कंट्रीज जो लड़ रहे हैं, इनकी टाइम की स्पीड अलग है। भारत शांत होके बैठा है, इसने अपना समय बिल्कुल छोटा कर दिया, स्लो कर दिया। जो समय जिसका फास्ट चलता है वो काल के उतने ही समीप जल्दी आता है। अच्छा। और क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का डिसीजन है, टाइम डिफरेंट है, तो ये जो अगली फाइट जिसको आप वर्ल्ड वॉर भी बोलते हो, इट विल बी बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल बिलीफ सिस्टम्स। ये पावर की बात नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम की बात हो गई। ये कि मैं ये मानता हूं तो तू गलत है, वो बोलता है मैं ये मानता हूं तो तू गलत है। तो अब बात फिलॉसफी की और आइडियाज की होगी। दैट मीन्स एक इग्नोरेंस बढ़ गई है क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। कैंसल कल्चर हो गया कि अगर मैं हूं तो तू रह नहीं सकता। जैसे भारत तो बोलता है ना वासुदेव कुटुंबकम जी, वो साथ वाले उधर बोलते हैं कि मैं ही मैं हूं।
वो एक गदर मूवी का क्या डाला था, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना? दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, तो धर्म के नाम पर, बिलीफ सिस्टम के नाम पर ये एक दूसरे को मार के खुद मरने वाले हैं। गुरुजी, एक तो हमारे सामने जो कुछ भी होता है, मैनेजमेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं कंट्रीज किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। ये जो डिवाइन पावर्स, एक डिवाइन वर्ल्ड है जहाँ देवी देवता हैं, उन्हें तो हम देख नहीं पाते। आप साधना करते हैं, आप देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। ये किस तरह से वर्क करता है? ये जो डिवाइन वर्ल्ड है, ये किस तरह से कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, और इस समय क्या कुछ हो रहा है अगर हम दैवीय शक्तियों की बात करें? अगर इसको अच्छी तरह समझना है तो थोड़ा सा हमें अपना लेवल थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। जी। देखिए, यूनिवर्स में सिर्फ एक पृथ्वी तो नहीं है ना, और पृथ्वी में से ये 200-225 देश तो नहीं है, जी। है ना? ये तो लैंड मास है एक, जिसको व्यक्तियों ने डिवाइड कर लिया। अब पृथ्वी इतनी सी है और हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा, उसमें पृथ्वी का साइज इतना है, और गैलेक्सी देख लो, और कितनी गैलेक्सीज और ब्रह्मांड। इतने बड़े ब्रह्मांड में अनंत कोटि गैलेक्सीज, उसमें एक सोलर सिस्टम, उसमें एक पृथ्वी, उसमें एक देश के ऊपर भूचाल आ गया, बम मार दिया। इतने बड़े ब्रह्मांड को फर्क पड़ेगा कोई? नहीं पड़ेगा। अब आप देखो ना, हमारा इतना बड़ा शरीर है जी, है ना? हम कोई खारिश हुई, हमने ऐसे कर दिया, हो गया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अब माइक्रोस्कोप लेके देखो, वहां कितने ही हजारों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तुमने ऐसे करके मार दिए, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस, है ना? उस बैलेंस में क्या इसको बोलते हैं, कोलैटरल डैमेज, वो तो होएगी। महाभारत में कोलैटरल डैमेज ही हुई धर्म की संस्थापना के लिए जी। रामायण में भी कोलैटरल डैमेज हुई जी। ये जो हो रहा है उसको ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उस देश काल समय में वो हैं, ये उन पर फर्क पड़ता है, उनके प्रारब्ध पर फर्क पड़ता है, उनकी कलेक्टिव चेतना पर फर्क पड़ता है। ब्रह्मांड तो वही खड़ा है। सो लेवल ऑफ फोकस, अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ नजर नहीं आएगा। जितना माइक्रो लेवल पर आप जाएंगे उतनी दर्द, उतनी पीड़ा ज्यादा होगी। जितना आप मैक्रो लेवल पर जाएंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी डिटैचमेंट, उतनी शांति, उतनी विजडम बढ़ेगी। जितना दूसरों के बखेड़ों में अंदर घुस जाओगे उतनी ही तकलीफ आप अपने आप को देने वाले हो। जितना दूर रहोगे उतनी शांति से रहोगे। गुरुजी, आज के समय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तो महाकाल की शक्तियां इस समय किस तरह से वर्क करती हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, जैसे महाकाल है वैसे महाकाली है जी। जैसे सूर्य है वैसे सूर्य की किरण है जी। सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं बताया जा सकता। किरण है, ये प्रूफ है कि सूर्य भी है, और सूर्य है इसीलिए किरण है। तो दोनों एक साथ, शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। जी। महाकाल और महाकाली जो शक्ति है उसको अलग नहीं किया जा सकता। काल का अर्थ समय भी है, काल का अर्थ मृत्यु भी है। जो समय से पार, जो मृत्यु से पार, वही है मेरा महाकाल। जी। और वो जिस चेतना से काम करता है उस शक्ति का नाम है महाकाली। बहुत सुंदर। आज के युग में जिसका समय जितना जल्दी चलता है, यमराज का भी टाइम, वो भी फिर ओवर टाइम ही काम करता है ना? आजकल तो यमराज भी ओवर टाइम करने लगे हुए हैं क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। ओके, सो महाकाल की शक्तियां तो हमेशा हैं। ओके, लेकिन जैसे ही वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी डिस्टर्ब हो गई ज़्यादा, तो वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं
उनकी भी जो प्रोसेस है, गतिविधि है, वो बढ़ जाती है। इट्स नेचुरल, है ना। तालाब में अगर तालाब शांत है, एक तरफ पत्थर मारोगे तो तालाब के दूसरे कोने तक वो वेव जाएगी जाएगी। जी। अगर आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, उसका सारा इम्पैक्ट ब्रह्मांड में जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एनर्जी कॉर्ड्स के साथ। ये नहीं है कि चलो यहाँ पर गल्फ वर्ल्ड में क्या हो रहा है तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है बाबा, पूरी गैलेक्सी को फर्क पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति जिसके विचार एक घर में अगर डिस्टर्ब हो, वो पूरे घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। जी। और कितने भी एक 4, 5, 10 लोग लड़ रहे हों, एक व्यक्ति आके शांति से बात करेगा, सारे उनकी बात सुनेंगे। अभी सारे बंदर एक दूसरे से लड़ रहे हैं केले के लिए जी। कि सारे मुझे दे दे, ये नहीं मिल बांट के खा लो। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है। महाकाल और महाकाली डिवाइन ऑर्डर है, और ये शक्तियां ही हैं, ये भारत की विजडम ही है। जो मां सरस्वती जागृत है, नृसिंह भी जागृत है इस समय भारत में। अच्छा। बिल्कुल। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। भगवान नृसिंह की शक्ति, जो आपका जीवन है, उसकी ऊर्जा, उसकी जो अग्नि है, वो नृसिंह की एनर्जी है। मतलब अगर आपको कोई पुश करे जी। तो गुस्से से आपको लड़ना ही पड़ेगा, उसको धक्का मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तुमको मार देगा। नृसिंह ने आकर हिरण्यकश्यप को उसका वध कर दिया था। जी। ऐसे ही भारत ने जाके ऑपरेशन सिंदूर में नृसिंह की ऊर्जा जागृत हुई, भैरव की ऊर्जा जागृत हुई, तो ये स्टेप लिया। तो ये उन्हीं की ऊर्जा से इन्फ्लुएंस है? ये उन्हीं की ऊर्जा से है। आज की तारीख में महाचंडी, पंचमुखी हनुमान, नृसिंह, ये बहुत उग्र तरीके से जागृत हैं भारत में। तो ये जितना कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां से कंट्रोल हो। इसलिए मेरे जैसे भी आ गए जो थोड़ा सा वेग में बात करेंगे, क्योंकि जितना तुम सॉफ्ट हो जाओगे, लोग उतना ही आपको नीचे दबाएंगे। प्रहलाद को दबाने की कोशिश की ना जी। नृसिंह आए, लेकिन ये मेटाफोर समझना पड़ेगा। आपका जन्म हो गया और मृत्यु निश्चित है, ये तो है, लेकिन जीवन कैसे जियोगे आप? मीक बन के, सहम के जियोगे या निडर बन के जियोगे? तो नृसिंह इसका श्लोक कैसे बोलता? ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम, जो अग्नि से जल रहा है, दहक रहा है, जो उग्र है, विच इज ओवरवेलमिंग, दैट पावर। ज्वलंतम सर्वतोमुखम, पूरा जैसे तेज है, आंखें बड़ी, क्रोध। नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, जो साक्षात मृत्यु का रूप है। इसी को अगर लिंक करो तो जैसे रामायण में कैसे राम जी ने बोला था, भय भी न प्रीत न होए, कि 3 दिन से मैं समुद्र देव आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे मार्ग नहीं दे रहे, अब एक ही तीर चलेगा और आप सूख जाओगे। उसी समय वो खड़ा हो गया, क्षमा आइए। जब तक आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपको जीने नहीं देगा। जो राजा निश्चिंत हो गया, वो देश टिक नहीं सकता कभी। जो राजा दूसरे राजाओं पर निर्भर करता है कि ये मेरे मित्र हैं, तो उस राज का पतन निश्चित है। जो राजा अपने निकट के राजाओं पर नजर रखता है, उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, और रात को गहरी नींद ना सोए, वो राज रहता है। भारत
बटा ही इस करके क्योंकि हमारे राजा निश्चिंत हो गए थे कि हमारी रक्षा तो गोरा राज कर रहा है, अबे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 शोल्डर कट गए, एक दाएं से एक बाएं से, इतना सिक्योरिज्म का इंजेक्शन लगाया, 2 कंधे कट गए तो दर्द तक नहीं हुई तुम्हें। तो अगर मैं अभी स्टैंड ले रहा हूं दैट दिस इज माई लाइफ, आई डिजर्व टू लिव, और मैं जो कुछ अपने जीवन के लिए बन पड़ता है मैं करूंगा जी। उसके लिए मुझे तेरा वध भी करना करे पड़े तो मैं करूंगा। जी। ये राजनीति है, साम दाम दंड भेद। स्पिरिचुअलिटी से इसको लिंक मत करना, ये बात आपके जीवन की, आपकी एग्जिस्टेंस की है। जी। जब जिए ही नहीं तो भगवान कहां से आएगा? जब मर मर के जी रहे हो तो भगवान क्या करेगा तुम्हारा आके? अगर भगवान परम शक्तिशाली है, वो चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, तभी तो मर्ज होगे ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वो भी पूर्ण, मैं भी पूर्ण, पूर्ण ही पूर्ण से मिलेगा तो पूर्णता ही रहेगी। अब वो शक्तिशाली, तो उसमें जाना है तो तुम्हें शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि नहीं बाबा? जी। वो शक्तिशाली, मैं कमजोर, तो वो तो बैलेंस ही नहीं बना। तो भगवान चाहता है कि तू अपनी शक्ति को पहचान, तू ताकतवर बन, तभी तू मुझे प्राप्त होगा। जी। तू क्रोध करना भी सीख, अहिंसा परमो धर्मा, ये तेरा धर्म है, पर धर्म हिंसा तथैव च, कि उस धर्म को, उस शांति को स्थापित करने के लिए जो तू डिसीजन लेगा, जो डिस्टर्ब करेंगे तो तू कर, वो भी धर्म है। नहीं तो कृष्ण नहीं बोल सकते थे पांडवों को कि आप तो 5 हो, तपस्वी हो, वर प्राप्त है, आप जंगलों में ही साधना करो। क्यों महाभारत का युद्ध करवाया? गुरुजी, जैसे त्रेता के बाद में द्वापर आया और द्वापर के बाद में कलयुग, तो द्वापर में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर कलयुग आया। अभी क्या हम कलयुग के एंड पर आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो डिस्ट्रक्शन ही देख रहे हैं। इसको अगर आप थोड़ा और मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये एक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जी। अगर भारत में साधुवाद बढ़ गया तो हम सतयुग की तरफ ही जाएंगे, रामराज की तरफ। लेकिन यहाँ कुछ नमूने हैं ऐसे बंदर हैं भारत में जिनको कितने भी केले दे दो वो भूखे ही रहेंगे, वो चाहेंगे ही नहीं कि ऐसा हो जाए। बंदर कभी भी टिक के बैठ ही नहीं सकता क्योंकि उसकी नेचर ही नहीं है। अगर तो सारे समभाव में जीना सीख गए तो सतयुग भी अभी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा। जितनी डिस्टरबेंस बढ़ेगी उतना ही युग परिवर्तन होगा। सतयुग में प्रकाश ज्यादा विजिबल था, धर्म ज्यादा था, ज्ञान ज्यादा था, मतलब लाइट ज्यादा थी जी। फिर कौन सा युग आया? सतयुग के बाद त्रेता। उसमें प्रकाश कम हो गया, मतलब थोड़ा अधर्म बढ़ गया जी। राइट। उसके बाद आया द्वापर, उसमें जब महाभारत हुई उसमें और धर्म कम हो गया, शत्रु बढ़ गए, राक्षस बढ़ गए, महाभारत होना पड़ा। अब कलयुग और डेंस एनर्जी है, अब लोग लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, पर उनको ये नहीं पता कि क्या चाहिए, क्योंकि प्रकाश देखने की वो जो चेतना है वो खत्म हो गई। गुरुजी, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी तो हम इस समय बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसीलिए जब ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाए और आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए, इसका मतलब कि वो बीज फटने की कगार पर है, वहीं से विजडम निकलेगी। हमारी जेनजी देखो ना, अभी अब वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है कि मैं क्या लाइफ में क्या पैसे कमाने आया हूँ, क्या मैं छुट्टी नहीं कर सकता बॉस? मतलब 6 महीने के बाद मैंने 2 दिन छुट्टी मारी तो ऐसे आपने जवाब दिया जैसे मैंने आपकी किडली मांग ली।
जी। मैंने 6 महीने नौकरी की है ना। आप मुझे तनख्वाह देते हो 8 घंटे की, जी। बाकी टाइम तो मेरा है। मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे जीना भी। आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ। दैट मीन्स अभी जो जेनजी है वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो डेंसिटी से निकल के प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आ रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की तरफ आ रहे हैं, माँ काली का आवाहन कर रहे हैं। गुरुजी, आप स्वयं एक महायोगी हैं, तो जो योगी हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं, या ऐसे भी योगी जो अब मैं कहती हूँ कि मृत्यु के भी परे जा चुके हैं, उनकी शक्तियाँ इतनी हैं, क्या उनकी शक्तियाँ भी इस समय हमें कहीं ना कहीं एक गाइडेंस दे रही हैं इस समय? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हमारे जैसे कई, आप कुंभ में भी देखा कितने साधु संत होते हैं ना समाज के लिए, वो क्या बोलते हैं? विश्व कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण हो। मैं सारे साधु संतों से अभी बोलता हूं, पहले भारत माता के कल्याण के नारे लगाओ। भारत माता की जय, विश्व का कल्याण हो। और कृष्ण क्या बोलते हैं? देखो, जो व्यक्ति सो रहा है ना, उसको जगाना आसान है। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते हो। तो कृष्ण बोलते हैं कि षड और मूर्ख दोनों को ज्ञान मत दो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बाबा जी, आप विश्व कल्याण के नारे लगाते हो, पहले भारत का कल्याण करो, भारत माता की जंजीरों को काटो। गुरुजी, आपने जैसे कहा कि धरती का चक्र जागरण हो रहा है, तो चेतना का स्तर बढ़ रहा है। ये जो चेतना का स्तर बढ़ रहा है, इसमें क्या दैवीय शक्तियाँ भी एक इसको खींच रही हैं ऊपर की तरफ? जो कुंडलनी है धरती की, क्या उसको भी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है? अगेन, कुंडलिनी तो अभी सोई ही हुए है, लेकिन उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टाइम आ रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, करवट बदलती है। है ना। आप कितनी देर सोओगे की तरफ? एक बार तो ऐसे हिलते ही हो ना, तो होश तो आती है। बस वही हो रहा है। और जिस दिन उसने आंखें खोला तो मैं बैलेंस चेंज कर रही हूँ, ये सब वही है। क्योंकि कुंडलिनी जो चित शक्ति है वो सारी भारत में अभी इस समय फोकस हो रही है। जिस हिमालयन साइड पर, हिमालयन साइड पर, यस, नॉर्थ साइड ऑफ हिमालय सारा का सारा चेतन है अभी। हिमालय है क्यों गुरुजी? ये अबोर्ड है। अच्छा, ये एनर्जी पोर्टल है बड़ा जबरदस्त। किस तरह से ये वर्क करता है? ये चेतना के स्तर लगा लो आप। जैसे फ्रीक्वेंसीज होती है ना, मीडियम वेव, रेडियो वेव्स, अलग अलग वेव्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ से पोर्टल है जबरदस्त। यहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जा अभी कंसंट्रेट हो रही है। तो ये क्या, तो ज्योत है, भारत एक ज्योत है अभी। और हम जैसे यही दिन रात काम करते हैं अपनी साधना से चेतन करने का, लोगों को जगह जगह घूमकर कि जागो, तुम भी जागो, तुम भी जागो, चलो मैं भी चलूं, तुम भी चलो, बनत बनत बन जात है, लाहिरी बाबा बोलते हैं। जगाने से एकदम जाग जाएंगे। तो अगर जीना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानना सीखना होगा। मूलाधार से उठा दिया है, लेकिन इंडिविजुअली मूलाधार से सारे नहीं उठे। अभी तो राष्ट्र को जागृत किया है ना, अभी इंडिविजुअल्स जागृत नहीं हुए। अभी भारत माता की चेतना जागृत हो रही है। तो ये हवन में सबको आहुति देनी पड़ेगी और कोलैटरल डैमेज होगी। धर्म की स्थापना में कोलैटरल डैमेज होती है। ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा गुरुजी? हम सतयुग में एंटर कर जाएंगे, युग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर कलयुग में ही एक बड़ा चेंज आ जाएगा? कलयुग में ही चेंज आ जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर हम इसको कलयुग सतयुग के से देखें तो लोग आ जाएंगे, बोलेंगे 1000 साल, 5000 साल, 3400 साल, 4400 साल। हम उसमें नहीं जा रहे। जैसे हमने बताया कि हर एक व्यक्ति की जो समय की गति है वो अलग है। ओके जी। हमारे पड़ोसी जो बने, उनकी समय की गति बहुत फास्ट है, इसलिए काल जल्दी होने वाला उनका। अच्छा, खत्म होने वाले हैं वो। भारत किसी को जवाब नहीं देता है क्योंकि वो शांत है। तो इसके समय की गति स्लो है। जो जितना फड़फड़ाएगा उतनी ही जल्दी जाएगा।
गुरुजी, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं और कहीं पर फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये क्या कहीं एक प्रलय की शुरुआत है? इसको अगर माइक्रो लेवल पे देखो तो हाहाकार मच गई, प्रलय है। अगर मैक्रो लेवल पे देखो कि अंदर ही करवट बदल रही है पृथ्वी, मतलब चेतना रूप बदलती है, शिफ्ट होती है जी। है ना। इसको अगर मैक्रो लेवल पे देखो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, माइक्रो लेवल पर देखो तो बहुत कुछ फर्क पड़ा है। जी। बट बिकॉज एनर्जी एक जगह स्टेबल नहीं होती है, वो शिफ्ट होती ही रहेगी। वो किस स्पीड से शिफ्ट होती है डिपेंड करता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सबकी चेतना का स्तर क्या है। जी। जितनी चेतना का स्तर नीचे होगा उतना ही समय फास्ट चलेगा, ये कैलेमिटीज बढ़ जाएंगी। अच्छा। जितनी चेतना का स्तर ऊपर होगा उतनी शांति होगी, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो इनर शिफ्ट है, नेचुरल कैलेमिटीज, वो भी शांत रहेंगी। अच्छा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम टीवी पे देखो, जब आप नर्क दिखाते हैं तो लावा फूट रहा होता है, काला होता है, नदियां चल रही होती हैं आग की, है ना। तो डिस्टर्ब्ड एनर्जी शो करता जी। है ना। और जब आप क्या स्वर्ग दिखाते हो, हायर लोग, एकदम शांत होता है ना। सो जित शांत मतलब रुका हुआ समय। वो ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने उसकी तरफ देखा तो जैसे समय थम सा गया हो, और एक को देखा तो फटाफट ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सो दैट मीन्स आपकी चेतना से, आपकी अवेयरनेस लेवल से आप समय की गति को बदल सकते हो अपने लिए। और अगर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वैसी हो गई तो उस देश काल का समय चेंज हो जाएगा। गुरुजी, ऐसा कैसे होता है कि एक ही समय पर सबकी चेतना का स्तर एक जैसा होता है? जैसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो चेतना एक साथ बढ़ रही है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ते हुए देख रहे हैं, सभी को धर्म की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, सभी का अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, ये कैसे होता है? सभी का नहीं बढ़ रहा है। आध्यात्मिक झुकाव सबकी तरफ नहीं, सारे परमात्मा को नहीं पाने चाहते अभी तक। कोई कहते हैं कि मैं तो भगवान को प्रकट करना चाहता हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं तो सोमवार को भोले बाबा के पास जाता हूं, 21 सोमवार की मेरी शादी नहीं हो रही। कोई कहता है मैं माँ लक्ष्मी की साधना व्रत करता हूं क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। भगवान को नहीं पाने सारे आए। सारे अगर अध्यात्म का क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परम सत्य को जानना चाहते हैं। उड़ता उड़ता तीर लेने की भी आदत है बहुतों को, है ना। आजकल तो फैग बना हुआ है, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं बहुत आध्यात्मिक, मुझे मोह माया से कोई लेना देना नहीं। वही सबसे पहले लंगर की लाइन में खड़े होते हैं भूखे। गुरुजी, आज के समय में जैसे हम देख रहे हैं, इतना डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, डिवाइन प्रोटेक्शन? डिवाइन प्रोटेक्शन का अर्थ ये है कि आपकी जो ऊर्जा है वो सीमेंटेड है ना। ऊर्जा पंचर्ड और पोरस इसलिए होती है क्योंकि थॉट्स डिस्टर्बिंग है। जी। अब कमरा है और 10 खिड़कियां हैं, सारी खुली छोड़ दी तो कुछ भी अंदर आएगा। तो एक सियाना व्यक्ति क्या करेगा, खिड़कियां दरवाजे बंद ही तो रखेगा ना, ताकि डस्ट ना आ जाए। उसी तरीके से आपकी जो ऊर्जा है, इट इज गवर्न्ड बाय आपके थॉट्स। जिस प्रकार के थॉट्स हैं, अगर लो लेवल के कंप्लेनिंग थॉट्स हैं तो आपकी एनर्जी भी वैसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पास्ट को आप साथ में लेकर चल रहे हो तो पास्ट बार बार आपकी एनर्जी खींचेगा, है ना। और अगर वो साइकिक ब्रिज अलग अलग बने हुए हैं तो कोई भी उड़ता उड़ता पंछी जाता हुआ कुछ भी करके चला जाएगा, क्योंकि आपने सारे हाथ ऐसे रखे हुए हैं। अगर आप पास्ट को छोड़ दिया, फॉरगिवनेस कर ली, एक्सेप्टेंस हो गई, शांत हो गए, आपकी खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए, वही डिवाइन प्रोटेक्शन है। मतलब द मोर पीसफुल यू ब्रीद विद इन यू एंड कंटेंटफुल विद इन यू, द मोर प्रोटेक्टेड यू आर। तो ये क्या हमारे हाथ में है डिवाइन प्रोटेक्शन? बिल्कुल आपके हाथ में है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा तो आपके आसपास ही है। वो आना चाहती है, लेकिन आपके जो विचार हैं उनकी डेंसिटी इतनी गहन है कि वो प्रोटेक्शन को आने ही नहीं देते आपके पास।
इट्स लाइक कि बारिश आप तक पहुंचना चाहती है, लेकिन छाता लेकर बैठे हो और फिर बोलते हो मैं अपने आप को, मैं बारिश का अनुभव कैसे करूं गुरुजी? वो क्या बोलेंगे? क्लोज द अम्ब्रेला, है ना? क्लोज द कंफ्यूजन, एलिमिनेट द कंफ्यूजन। उसका तरीका यही है, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अवेयर ब्रेथ से आपके विचार शांत हो जाएंगे, क्योंकि मन शांत हो जाएगा। मन शांत हुआ तो जो आपके पास आना चाहता है वो आ जाएगा। गुरुजी, ये जो हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये हमें कितने समय में देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन में क्या बदलाव आ जाएगा? अभी अगर आप देखा जाए तो 2026 लेटेस्ट से 12 वर्ष का एक साइकिल है जुपिटर का। अच्छा। जो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है जी। तो 12 वर्ष का साइकिल मतलब होता है कि 12 साल में जहां से शुरू हो वहीं पर आ गए। इसका मतलब 6 महीने आप आधा चक्र और 6 साल और 6 साल दूसरा चक्र, मतलब 6 वर्ष प्राणम और 6 वर्ष श्वास, 6 वर्ष प्रश्वास। व्हाट यू क्रिएट यू विल लूज। सो इनहेल एंड एक्सेल, दैट्स हाउ द बृहस्पति, अगर हम इसको देखा जाए तो अगले 6 वर्ष 26, 27, 32, 33 तक द वर्ल्ड विल गो थ्रू द केओस। अच्छा। क्योंकि बहुत कुछ क्रिएट होने वाला है। क्रिएट तभी होता है जब पिछला टूट जाए। अंतो अस्ति प्रारंभः, जब अंत आया, अंत में से ही नया आरंभ हुआ। और अगर आरंभ करना है तो अंत होना निश्चित है। अंडरस्टैंड? इसलिए जो अगले 5-6 वर्ष हैं, इसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस होगी, कैलामिटीज होगी, वॉर्स होंगी, लेकिन 33 के बाद जब वो श्वास पूरा हुआ तो प्रश्वास होगा, एबिलिटी टू लेट गो। अच्छा। हाँ, मतलब कि जो हुआ सो हुआ, चल तू भी दोस्त मैं भी दोस्त, मिल बांट के खाते हैं। लेकिन तब होश आ जाएगी कि बाप कौन है असली, वो भारत ही होगा। अच्छा। क्योंकि ये ज्ञान हम ही ने दिया और ये हमसे ही आरंभ हुआ। तो देखना आने वाला, ये थोड़ा पॉडकास्ट ना, थोड़ी एनर्जी अलग है, और इट हैज टू बी सेड। तो जितने भारतवासी हैं, भारत माता की जय। और बंदरों को केले डालने बंद करो, जंगल में उनका इंतजाम किया हुआ है। आप ऋषिकेश की तरफ जाओगे ना तो उन्होंने सड़क पर लिखा होता है, बंदरों को भोजन ना दें, जंगल में पर्याप्त भोजन है। तो धरती की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये 12 वर्ष बड़ा जरूरी है। 12 वर्ष। हाँ, देखिए कोविड के समय में दिया अनाहत चक्र, अनकंडीशनल लव। इट ऑल्सो कमिंग टू द पॉइंट, विशुद्धि चक्र भी जागृत हुआ। अब भारत अपनी बात करने से डरता नहीं है जी। अपने जयशंकर जी को सलूट है। विशुद्धि चक्र, शुद्ध विज्ञान। ओके, एक्सप्रेस व्हाट यू फील, नहीं तो थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। ये है तो भारत के चक्र विशुद्धि चक्र, और यहां पर लीडरशिप आती है। अगर लीडरशिप डिवाइन से ना जुड़ी हो ये भी नहीं खुलने वाले। सबको समझ आ रहा है ना? ये सत्य है जी। जिसकी लीडरशिप यहां पर खराब है, नीचे गड़बड़ है। अच्छा, देख लो, कोई देश उठा के देख लो, कोई नहीं आपको मिलने वाला जी। जिसकी लीडरशिप सही नहीं है, जिसकी लीडरशिप, जिसको गुरु ज्ञान नहीं है और उसके साथ परमात्मा नहीं खड़े, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर विशुद्ध, और जब आप और साधना में गहरे जाते हैं, जो मेरे मित्र भाई बहन जो ललिता सहस्त्रनाम करते हैं और जो तंत्र में जाते हैं, इस चक्र का नाम क्या बन जाता है? सर्व रोग हर चक्र। अच्छा, सर्व रोग, द एलिमिनेटर ऑफ ऑल द डिजीजेस। क्योंकि यहीं से आप अलग अलग साउंड बनाते हो, 16 तरह की मात्राएं लगा के, वो तंत्र की बात आ जाती है जी। तो विशुद्धि चक्र मतलब you express the way you feel and you heal yourself from the past traumas। इसलिए तो हम गुलामी की निशानियों को जला रहे हैं, काट रहे हैं, फेंको उसको उधर, क्योंकि ये अब बोलना आ गया हमें। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जागृत हो गया। तो भारत अब एक लीडर बन के अब कोई रोक ही नहीं सकता। हम जैसे भी तो है ना बीच में जी।
बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी। मैं ऑलरेडी अनलाइटेंड फील कर रही हूँ, आई एम श्योर ऑडियंस भी बहुत ही अनलाइटेंड फील कर रही जी। होगी। क्या मनुष्य शरीर में जिस तरह के चक्र होते हैं वैसे ही चक्र धरती माँ के भी हैं? क्या धरती के चक्र जागृत हो चुके हैं? किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में हम जा रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? इन सभी बातों का आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं जो आपके अंतर्मन में आ रहे हैं और आप चाहते हैं उन्हें हम गुरुजी से आने वाले एपिसोड्स में पूछें, तो उन्हें अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसके साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आने वाले एपिसोड्स में गुरुजी से वो सवाल ज़रूर लेंगे आपके नाम के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।